तो आज का हमारा टॉपिक है पदबंध, जिसको इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कहने के साथ साथ बहुत लोग समझ गए होंगे कि आपने ये पहले पढ़ लिया है, ये श्योर है, क्योंकि पदबंध क्लास 10 में सिलेबस चेंज करने के बाद लाया गया है, लेकिन इसे हमने क्लास 8 में पढ़ लिया है, क्लास 7 में पढ़ लिया है। तो ये नया नहीं है, फिर भी अभी इसको हम नया समझ के ही समझेंगे कि ये जैसे पहली बार मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप पढ़े हो, किसी को याद हो सकता है और कोई भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। तो पदबंध को समझने के लिए हमें दो चीज जाननी होगी, शब्द और पद को जानना होगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ में मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। शब्द और पद को पदबंध पढ़ने से पहले जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि शब्द ही बाद में जाकर पद बनता है और पद का ही एक्सटेंडेड फॉर्म पदबंध होता है। पद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पदबंध होता है, इसलिए हमको शब्द और पद को जानना होगा। तो शब्द क्या होता है? एकाधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसी तरह पद किसे कहते हैं? तो जब शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग होता है तब वो पद बन जाता है। और पदबंध क्या होता है तो ये जानते हैं नीचे डेफिनेशन के हिसाब से। किसी वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। इसमें एक वर्ड आया है व्याकरणिक इकाई, व्याकरणिक यानी ग्रामेटिकल और इकाई यानी यूनिट। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा गया? किसी वाक्य में, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जब अनेक पद मिलकर, अनेक यानी एक से अधिक पद, ग्रुप ऑफ पद, पद का जो समूह होगा वो मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, एक यानी वो सब मिलकर एक यूनिट हो जाएगा, का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। यानी पदबंध किसे कहते हैं? तो जब बहुत सारा पद मिलकर एक ही काम कर रहा होता है तो उसको पदबंध कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ पद मिलकर, जब पूरा ग्रुप ऑफ पद एक ही काम कर रहा होता है तो उसको पदबंध कहते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल है, उदाहरण, बालक पलंग से गिर पड़ा। ये एक सेंटेंस है। अब इसमें बालक को मैंने कलर चेंज कर दिया है। अगर मैं पूछूं कि ये बालक इस सेंटेंस में क्या है तो क्या जवाब होगा? सब्जेक्ट है ना, करता है, सब्जेक्ट को हिंदी में करता कहते हैं, तो ये सब्जेक्ट है। जब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, कमरे में सोता हुआ बालक पलंग से गिर पड़ा, ये भी सेंटेंस है। दोनों के अर्थ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा सेकेंड सेंटेंस थोड़ा सा डिटेल में है। यहाँ पर मैंने कमरे में सोता हुआ बालक को कलर चेंज किया है। क्योंकि ये जब आप ध्यान देंगे तो ये पूरा सेक्शन जो है एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बालक के बारे में ही बता रहा है ना। ऊपर वाले सेंटेंस में ये बालक जो था उसी के बारे में तो ये बता रहा है। इसमें दूसरा कोई मीनिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, सेम बात है। यहाँ पर जो काम सब्जेक्ट के लिए अकेला बालक कर रहा था वही काम यहाँ सब्जेक्ट के लिए पूरा सेक्शन कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि सेंटेंस में ये सारे के सारे पद है, कमरे में सोता हुआ बालक, ये सब पद है। तो ये हो गया ना, पूरा एक ग्रुप हो गया पद का, और सब मिलकर क्या कर रहा है? एक ही काम कर रहा है ना। कमरे में सोता हुआ बालक यानी उसी बालक की ही बात हो रही है, एक उसी बालक की बात हो रही है, उसी बालक के बारे में ही ये सारे पद जो है बता रहे हैं। यानी डेफिनेशन में जो कहा गया था कि किसी वाक्य में जब अनेक पद यानी यहाँ पे ये अनेक पद है, कमरे में सोता हुआ बालक, 1 2 3 4 5, ये पांचों मिलकर क्या बता रहा है? सिर्फ बालक को ही बता रहा है ना। तो अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई यानी एक ग्रामेटिकल यूनिट तो हो गया ना। यहाँ ग्रामेटिकल यूनिट सब्जेक्ट बालक था और सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो गया। कहीं का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। तो आप समझ गए कि पदबंध किसको कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका मीनिंग यही होगा कि ग्रुप ऑफ पद, जब एक से अधिक पद मिलकर
एक ही काम कर रहा होता है। चलिए मान लीजिए एक सेंटेंस है, पेड़ के पीछे मेरा घर है, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कह दूं कि उस पेड़ के पीछे मेरा घर है, तो एक में मैंने कहा कि पेड़ के पीछे मेरा घर है, ये एक सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा कि उस पेड़ के पीछे मेरा घर है, तो पेड़ के पीछे मेरा घर है में पेड़ का मीनिंग वही है जो कि उस पेड़ के पीछे मेरा घर है, यानी उस पेड़ का मीनिंग है। यानी पहले वाले सेंटेंस में पेड़ अकेला था, दूसरी वाले सेंटेंस में उस पेड़ आया, और वो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहाँ जो उस पेड़, यहाँ दो पद हो गए ना, तो ये दोनों मिलकर भी एक ही अर्थ बता रहे हैं। तो ये हो गया पदबंध, यानी जब एक ग्रुप ऑफ पद, एक से अधिक पद मिलकर एक ही अर्थ दे रहा होता है तो वो पदबंध कहलाता है। तो ये है पदबंध का डेफिनेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझने से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें शब्द और पद क्या होता है इसको जानना, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिलेबस में जरूर चेंज हुआ है, लेकिन हमको वो शब्द और पद पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसके कुछ प्रकार हैं। तो पदबंध के प्रकार, पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेष, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब इन नामों को ध्यान से सुनिएगा, इस नाम में ही इसके डेफिनेशन छुपे हुए हैं, इसलिए नाम को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कहा गया संज्ञा पदबंध। तो पदबंध क्या है ये तो हम सब समझ गए। अब इसमें सिर्फ संज्ञा जुड़ा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं सबको पता होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही है ना डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए संज्ञा पदबंध है और इसका डेफिनेशन क्या है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यानी संज्ञा हम समझते हैं कि सेंटेंस में कहाँ आ सकता है, नाम है तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट के काम ही आएगा ऑलमोस्ट हर जगह, मैक्सिमम टाइम। तो यानी जो पदबंध सेंटेंस में संज्ञा के स्थान पे काम करे, यानी एक सेंटेंस में जहाँ संज्ञा होगा उसके बदले में अगर पदबंध आता है तो वो संज्ञा पदबंध होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ एक सेंटेंस है, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। अब इसमें देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया है, हरे रंग की पुस्तक। अब इसमें हम अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे सेंटेंस में संज्ञा कौन सा है, तो एक ही है ना, पुस्तक और मेज। यहाँ दो संज्ञा है, लेकिन यहाँ पदबंध के लिए कहाँ प्रयोग किया गया है, पुस्तक, हरे रंग की पुस्तक। अच्छा, अगर मैं कहता कि पुस्तक मेज पर रखी है तो भी ये सेंटेंस सही था। अब इसको मैंने कह दिया कि हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये पुस्तक अकेला भी वही मीनिंग दे रहा था और हरे रंग की पुस्तक भी वही मीनिंग दे रहा है। तो यही अंतर है पद और पदबंध में। जब ये सेंटेंस ऐसे लिखा गया होता है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पुस्तक पद था, और जब इसको कह दिया गया कि हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, तो हरे रंग की पुस्तक जो है ये सेक्शन पूरा जो सेम एक ही अर्थ दे रहा है, ये हो गया पदबंध। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब इसमें क्या है, मैंने ऑलरेडी कलर कर दिया है, परिश्रम करने वाला छात्र। अब आप देख लीजिए इसी में, इस सेक्शन को हटा दीजिए और इसे डायरेक्ट पढ़ लीजिए, छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसी को कहते हैं परीक्षा, परिश्रम करने वाला छात्र, अब ये सब मिलकर क्या कर रहा है, एक ही अर्थ दे रहा है ना, परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यानी जहां भी एक से अधिक पद मिलकर जब एक ही अर्थ देगा तो वो पदबंध होगा, और जब वही पदबंध संज्ञा का कार्य करेगा, यानी एक सेंटेंस में संज्ञा जो काम कर रहा है उसी काम को जब वो पदबंध करने लगेगा तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि संज्ञा के लिए पदबंध कहाँ आ रहा है।
तो ये छात्र यहाँ संज्ञा था, जातिवाचक संज्ञा है, और ये पूरा मिलकर इसी संज्ञा के लिए काम कर रहा है, यानी ये संज्ञा पदबंध है, आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते थे, राम ने रावण को मारा। ये भी एक सेंटेंस है, इसमें राम था संज्ञा है ना, राम नाम है तो ये संज्ञा ही होगा, तो ये पद है। लेकिन जैसे ही लिखा गया दशरथ पुत्र राम, इसमें कोई गलत नहीं है, दशरथ के पुत्र थे, और ऐसे भी हम बातें करते हैं, कह सकते हैं कि दशरथ पुत्र राम, तो ये लिख दिया गया, और ये तीनों मिलकर अभी एक ही अर्थ दे रहा है। तो ये जब तीनों मिलकर एक अर्थ दे रहा है, यानी ये पदबंध है, और ये संज्ञा के लिए आया है दशरथ पुत्र, इस राम के लिए आया, तो राम संज्ञा है, और दशरथ पुत्र जो पदबंध है ये राम के लिए आ रहा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। तो ये है संज्ञा पदबंध, यहाँ लिखा गया है। उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः हरे रंग की पुस्तक, परिश्रम करने वाला छात्र, दशरथ पुत्र राम संज्ञा पदबंध है। तो समझ में आ गया संज्ञा पदबंध क्या है, यानी जब एक से अधिक पद मिलकर एक ही अर्थ दे और वो संज्ञा का कार्य करे तो वो संज्ञा पदबंध है। उसी तरह है दूसरा सर्वनाम पदबंध, इसमें भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह दूसरा है सर्वनाम पदबंध, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये सेम है। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब जिस तरह से हमने संज्ञा समझा, सेम वैसे ही सर्वनाम समझना है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यही था ना डेफिनेशन। तो सेम नियम है, कोई चेंज नहीं है। जहां हमने संज्ञा के बारे में समझा उसी को बस अब उसको सर्वनाम से रिप्लेस कर देना है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब पहले इस सेंटेंस को देखिए, हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गया। हड़ताल यानी स्ट्राइक जो कहते हैं ना, वही। तो हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गया, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आप ढूंढिए कि इसमें सर्वनाम कहाँ है। वाह, यही सर्वनाम है ना। अब इस सर्वनाम के लिए क्या कुछ और इसमें पद प्रयुक्त हुए हैं? तो ये क्या है, हड़ताल में शामिल होने से, ये सब क्या कर रहा है, इसी वह के बारे में ही बता रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये पूरा पदबंध बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पूरा पदबंध बन जाएगा। और ये कौन सा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम के लिए आया है। उसी तरह दूसरा एक अगर एग्जांपल है, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। अब एक सेंटेंस है ये कि कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। इसको ऐसे भी तो कह सकते थे, तुम आज क्यों चुप हो, तो भी यही अर्थ था। और जब ये कहा गया कि कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो, तो भी वही मीनिंग है, मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ है। तो समझ गए कि तुम यहाँ सर्वनाम है और कक्षा में शोर मचाने वाले, ये सब इसी तुम के लिए आया है। तो हम समझ गए कि पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, ये पदबंध है। और ये पदबंध किसके लिए आया, तो एक सर्वनाम के लिए आया। तो यहाँ क्या होगा, ये सर्वनाम पदबंध। यहाँ देखिए लिखा गया है, उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः हड़ताल में शामिल होने से वह, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, सर्वनाम पदबंध है। तो समझ गए क्या है सर्वनाम पदबंध क्या है, जहां पर एक से अधिक पद मिला हो और वो सारे पद सर्वनाम का कार्य कर रहा हो, तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसी तरह अगला पदबंध है विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला का कार्य करते हैं, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन कीजिए कि विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या है, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा गया है यही है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
तो ये क्या कहा गया, जो पदबंध वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, यानी एक सेंटेंस में जब पदबंध यानी वो जो ग्रुप होगा पद का वो सब विशेषण का कार्य करते हैं तब वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक संज्ञा और सर्वनाम पदबंध की तरह। यहाँ एक सेंटेंस है, मोहन नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी व्यक्ति है। अब ये सेंटेंस है, इसमें आप देखेंगे तो विशेषण क्या है, सबसे पहले ढूंढिए। तो यहाँ मैंने कलर कर दिया है, नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी, ये विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। अब यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता था, मोहन नेक व्यक्ति है, या मोहन ईमानदार व्यक्ति है, या मोहन परिश्रमी व्यक्ति है। तीनों सही था, तीनों में से एक लगाते तो भी सही हो जाता, लेकिन जब इसको इस तरह लिखा गया कि मोहन नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी व्यक्ति है, तो क्या हो गया, ये तीन पदबंध आए ना, तीनों विशेषण, तो ये तीन पद आ गए ना, और तीनों पद क्या है, विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तीन आने की वजह से ये पदबंध हो गए, ग्रुप बन गए, तो ये पदबंध हो गया, और कार्य किसका कर रहा है, विशेषण का कर रहा है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। अब इसको लिख सकते थे कि वह सुंदर चित्र बनाता है, तो ठीक होता, पदबंध होता ही नहीं यहाँ पे, वह सुंदर चित्र बनाता है, यानी विशेषण एक ही है, सुंदर। लेकिन जब इसको लिख दिया गया कि वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, तो बहुत और सुंदर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये जो दोनों है बहुत सुंदर, बहुत, इसलिए यहाँ ये जो दोनों है बहुत सुंदर, दोनों मिलकर एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए ये पदबंध है, और ये विशेषण है इसलिए विशेषण पदबंध है। यहाँ लिखा गया है, उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी और बहुत सुंदर विशेषण पदबंध है। समझिए विशेषण पदबंध क्या है, सबसे पहले कि एक से अधिक पद होना पड़ेगा और वो विशेषण का कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी ये तीनों मिलकर एक ही अर्थ दे रहा है, तो ये पदबंध है, और विशेषण की जगह पे आ रहा है इसलिए विशेषण पदबंध है। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में बहुत सुंदर एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्या है, सबसे पहले तो बहुत सुंदर दोनों मिलकर पदबंध बनाया, और दोनों विशेषण की जगह पे आया है इसलिए विशेषण पदबंध है। इसी तरह अगला पदबंध है क्रिया पदबंध। इसमें क्या होता है, जब वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं तब वे क्रिया पदबंध कहलाता है। इसमें क्या होता है, तो जब वाक्य में कई पद मिलकर, यानी एक से अधिक पद मिलकर, पदबंध है तो वहां एक पद से काम नहीं चलेगा, ये कंफर्म है, तो ये हमको पहले से पता है। तो जब वाक्य में कई पद मिलकर, यानी ग्रुप ऑफ पद जब क्रिया का कार्य करता है, क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के होने या कराने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं। यानी अब यहाँ काम के होने और कराने में जो पद यूज होगा वहां पर अब ग्रुप ऑफ पद होगा, एक समूह होगा पदों का। एग्जाम्पल में देखते हैं, धरती का पानी सूखता जा रहा है, धरती का पानी सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, ये सब मिलकर क्या दे रहा है, एक ही अर्थ दे रहा है ना, इसमें दो मीनिंग तो नहीं निकल रहा है। सूखता जा रहा है इसका एक ही मीनिंग है, लेकिन इस एक मीनिंग को देने के लिए कितने पदों का प्रयोग किया गया, चार पद है ना, तो ये ग्रुप हो गए, तो ये पदबंध हो गए। और यहाँ पे काम बता रहा है ना, सूखता जा रहा है, जाना क्रिया है, तो ये क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, बच्चा पुस्तक पढ़कर सो गया, तो यहाँ क्या है, पढ़कर सो गया, कोई अंतर, कोई अर्थ दूसरा, एक ही अर्थ है दोनों में, पढ़कर सो गया, पूरा तीन पद मिलकर एक ही अर्थ दे रहा है। और इसमें क्रिया क्या है, सोना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, तो दो क्रिया है लेकिन तीन पद है यहाँ पर, और तीनों पद मिलकर एक ही अर्थ दे रहा है, तो ये पदबंध है और क्रिया के स्थान पे आ रहा है इसलिए क्रिया पदबंध है।
उपयुक्त उदाहरणों में क्रमशः सूखता जा रहा है, पढ़कर सो गया, क्रिया पदबंध है। तो क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, इसमें क्या होगा, जब किसी वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तब वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। बाकी डेफिनेशन की तरह ही है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, सिंपल सा है। जब किसी वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तब वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अब सबसे पहले जानना होगा क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी काम की विशेषता बताने वाले, जैसे क्या कहेंगे, काम क्या होगा, मान लीजिए एक क्रिया है चलना, चलना काम होता है, तो ये क्रिया है। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे चलना, तो कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, विशेषण है ना, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, चलना की, तो ये क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ डेफिनेशन में देखते हैं और समझते हैं। मैं बहुत तेजी से दौड़कर आया, इसमें क्या है, दौड़ना क्रिया था। अब इस क्रिया का विशेषता क्या होगा, बहुत तेजी से, ये विशेषता है, यानी ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और इसमें कितने हैं, 3 है ना, 3 पद है ना, बहुत तेजी से, ये 3 पद है। तो तीनों पद मिलकर क्या कर रहा है, एक ही अर्थ दे रहा है। सबसे पहले तो ये 3 पद है इसलिए पदबंध हो गया, और एक ही अर्थ दे रहा है। और ये क्या है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है यहाँ पर। एक और एग्जांपल है, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, तो आना क्रिया है, ये जो आ है ये क्रिया है। अब इसके लिए इसकी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत जल्दी, बहुत देर से आई, बहुत जल्दी आ गई, ये विशेषता बता रहा है ना। तो बहुत जल्दी क्या है, इसकी विशेषता है, यानी ये क्रिया विशेषण है। तो ये यहाँ पर क्या है, 2 पद है, बहुत और जल्दी, तो 2 है इसलिए ये पदबंध है, और ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः बहुत तेजी से, बहुत जल्दी क्रिया विशेषण पदबंध है। क्या क्या हुआ, पदबंध किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं, यानी एक ही अर्थ देते हैं, तो वो पदबंध कहलाता है। जैसे बालक पलंग से गिर पड़ा और कमरे में सोता हुआ बालक पलंग से गिर पड़ा। इस दोनों सेंटेंस में बालक और कमरे में सोता हुआ बालक दोनों सेम अर्थ दे रहा है। ऊपर अगर मैं बालक कहता हूँ तो भी आपको एक बच्चा ही समझ में आता है, एक लड़का ही समझ में आता है, और अगर मैं कहता हूँ कि कमरे में सोता हुआ बालक, तो फिर मैं आपको वही अर्थ समझ में आता है कि उसी बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो अंतर इतना ही है कि कमरे में सोता हुआ बालक, ये सब मिलकर एक ही अर्थ दे रहा है, तो ये पदबंध हो जाएगा। यानी एक से अधिक पद मिलकर जब एक अर्थ देने लगे तो वो पदबंध हो जाता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पदबंध के प्रकार। तो इसमें हमें जानने को मिला कि पदबंध के 5 प्रकार हैं, जो ये हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। और ये सारे के सारे डेफिनेशन और काम दोनों सब लगभग एक जैसे ही है, इनके नाम के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, तो संज्ञा का कार्य करने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में जब भी कोई पदबंध होगा और वो संज्ञा का कार्य कर रहा होगा तो उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। उसी तरह सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में जो पदबंध संज्ञा का काम कर रहा होता है, यानी कि एक सेंटेंस में जब पदबंध सर्वनाम का कार्य कर रहा होता है तो उसको सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उसी तरह विशेषण पदबंध में जब किसी वाक्य में पदबंध विशेषण का कार्य कर रहा होता है तो उसको विशेषण पदबंध कहते हैं। फिर क्रिया पदबंध में जब कोई पदबंध किसी वाक्य में क्रिया का कार्य करता है तो उसको क्रिया पदबंध कहते हैं।
और अंतिम क्रिया विशेषण पदबंध, यानी जब किसी वाक्य में पदबंध क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा होता है तब उसको क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आपको मैंने पदबंध तथा पदबंध के पांचों प्रकार के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको समझिए, एक बार में ना आए तो बार बार समझिए, और फिर भी ना आए तो हमें क्वेश्चन जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।